प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जर्मनी के एकीकरण के पश्चात बिस्मार्क ने फ्रांस को मित्रहीन रखने के लिए किस प्रकार से अपने लक्ष्य तय किए और दोनों ही लक्ष्य बड़े कठिन थे। फ्रांस को एक तो युद्ध नहीं होने देना यूरोप में और दूसरा फ्रांस को मित्रहीन रखना, और इन दोनों ही उद्देश्यों को बिस्मार्क ने किस तरह से पूरा किया, ये उससे भी ज्यादा रोचक और मुश्किल कार्य था जिसको बिस्मार्क जैसे जादूगर ने पूरा करके दिखाया। आज हम आगे की चर्चा कर रहे हैं कि बिस्मार्क ने फ्रांस को मित्रहीन रखने के लिए और जर्मनी के एकीकरण को बचाए रखने के लिए और विश्व में या हम कहें यूरोप में कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं हो, उसके लिए क्या कार्य किया। ये मैप बिल्कुल ही सही नहीं है, सिर्फ समझने की दृष्टि से मैं बना रहा हूं ताकि आप समझ सकें। अब आप देखिए, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बन गया। जर्मनी के एकीकरण को फ्रांस खतरा पहुंचा सकता है, फ्रांस को मित्रहीन रखना है, यूरोप में कोई महत्वपूर्ण युद्ध नहीं होने देना। इसके लिए क्या किया बिस्मार्क ने? इसके लिए सबसे पहले रूस, जो कि यहां पर है रूस, यहां पोलैंड आ जाएगा, अभी इस पर रूस का ही कब्जा है पोलैंड। इधर ये हम इस तरह से बनाएं तो ये काला सागर, नीचे टर्की या तुर्की आ जाएगा, यहां यूनान, यहां बोस्निया, इधर सर्बिया। लगभग आपको मैप याद हो, या अल्बानिया, इधर यूनान, यहां बल्गारिया आ गया, बल्गारिया से ऊपर और रोमानिया आ जाएगा, और यहां पर इधर यूक्रेन आ जाएगा, यहां लिथुआनिया, इधर स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड इत्यादि, और इसके ऊपर यहां डेनमार्क है। हमने क्या डिस्कस किया कि फ्रांस से जर्मनी के एकीकरण को बचाने के लिए सबसे पहले बिस्मार्क ने 3 सम्राटों का संघ बनाया, 3 सम्राट संघ, 3 सम्राटों का संघ बनाया। अब एक बात विद्यार्थियों आपको याद रखनी है कि रूस बिस्मार्क की विदेश नीति की रूस धुरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिस्मार्क रूस को नहीं छोड़ेगा, रूस धुरी है, रूस पर ही सारा कुछ टिका हुआ है बिस्मार्क की विदेश नीति का। तो रूस धुरी है, रूस के जार यानी कि रूस के सम्राट को, राजा को वहां पर रूस में जार कहा जाता है। रूस के जार, जर्मनी के सम्राट और ऑस्ट्रिया के सम्राट, 1 2 3 सम्राट हो गए। तीनों के सम्राटों का एक समझौता करवा दिया, और ध्यान रहे यह समझौता गुप्त है। तीनों देशों के सम्राट और बिस्मार्क, इनके अलावा किसी और को इस समझौते की शर्तों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तीनों का समझौता करवा दिया। अब इसमें खास बात क्या है, ये देखिए आपको समझ में आ गई होगी कि ऑस्ट्रिया और रूस
के बीच भविष्य में काला सागर को लेकर युद्ध हो सकता है, और दोनों को ही साथ ले आया है। इस समझौते में रूस और ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ आ गए हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी बिस्मार्क की विदेश नीति की, तीन सम्राटों के संघ की। समझौते की शर्तें क्या है कि यदि जर्मनी पर कोई देश आक्रमण करेगा तो ऑस्ट्रिया जर्मनी की सहायता करेगा, रूस जर्मनी की सहायता करेगा। यदि ऑस्ट्रिया पर कोई देश आक्रमण करेगा तो जर्मनी ऑस्ट्रिया की सहायता करेगा, रूस पर कोई देश आक्रमण करेगा तो ये रूस की सहायता करेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि यह समझौता गुप्त है। तीनों का समझौता हो गया, ये सारी दुनिया को पता चल गया है कि रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सम्राट ने मिलकर एक समझौता किया है। समझौते की शर्त क्या है किसी को नहीं मालूम, यह गुप्त समझौता है। स्वाभाविक रूप से जो समझौता गुप्त है तो फ्रांस को सबसे बड़ी चिंता होगी कि मेरे खिलाफ यह समझौता हुआ है। इटली को चिंता होगी कहीं ऑस्ट्रिया ने या रूस ने मेरे खिलाफ तो समझौता तो नहीं कर लिया। इंग्लैंड को भी चिंता होगी, लेकिन इंग्लैंड एक तो शक्तिशाली है, दूसरा पक्का बनिया है, व्यापारी है। जब तक इसके व्यापार को कोई चोट नहीं पहुंचेगी तब तक चुपचाप अपना व्यापार कर रहा है, पैसा कमाने में लगा रहेगा। मैंने आपको शुरू में ही यह समझा दिया था कि ब्रिटेन तब तक यूरोप की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक उसके व्यापारिक हितों को या औपनिवेशिक हितों को नुकसान नहीं होता। तो कुल मिलाकर इन तीन सम्राटों के संघ ने यूरोप में एक भय का वातावरण बना दिया, खास तौर पर फ्रांस में, कि यह समझौता मेरे खिलाफ है। तो तीन सम्राटों के संघ का समझौता 5 साल के लिए हुआ था। 5 साल बाद इसको रेन्यू करना है। अब 5 साल बाद इसको जब रेन्यू करने का समय आएगा तब रूस और ऑस्ट्रिया के बीच थोड़ी तनातनी है, क्योंकि रूस इस बल्कान या पूर्वी यूरोपीय इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। जब रूस यहां प्रभाव बढ़ाएगा तो स्वाभाविक रूप से ऑस्ट्रिया से तनातनी होगी। और मैंने आपको कहा कि ऑस्ट्रिया की पीठ अप्रत्यक्ष रूप से अब थपथपाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड क्यों थपथपाएगा? इंग्लैंड रूस को रोकने के लिए ऑस्ट्रिया को आगे करेगा। और मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि टर्की का ये सारा प्रदेश इस पर कब्जा कर रखा है। टर्की ने, तुर्की ने, जिसे भी कहिए, तुर्की कहें या टर्की कहें, तो तुर्की ने इस प्रदेश पर कब्जा कर रखा है और यह बुढ़ा हो चुका है, अपनी इस साम्राज्य को संभालने में अक्षम है। तुर्क लोग यहां पर अत्याचार कर रहे हैं। तुर्कों के अत्याचार से बचने के लिए यहां के ईसाई छटपटा रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड फिर भी तुर्की का साथ देता है। तुर्की का साथ इंग्लैंड इसलिए देता है ताकि रूस को यहां आने से रोका जा सके। तो जब इंग्लैंड साथ नहीं देता तो ये लोग रूस की तरफ देखते हैं, रूस की तरफ देखते हैं कि हमारा मसीहा बनकर आए और तुर्की के अधिकारियों के अत्याचारों से हमें मुक्त करवाए, हम भी स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते हैं। और इधर ऑस्ट्रिया भी रूस का विरोध कर रहा है। तो इसी खींचतान के बीच बर्लिन कांग्रेस होती है 1878 में। बर्लिन कांग्रेस जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इस पूर्वी समस्या को सुलझाने के लिए होती है। उस कांग्रेस में बिस्मार्क अध्यक्ष की भूमिका में है और कहता है कि मैं ईमानदार दलाल की भूमिका का निर्वहन करूंगा, ईमानदार दलाल की भूमिका निभाऊंगा। और बर्लिन व्यवस्था में यहां की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया, जिसमें सभी फ्रांस, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस और अन्य देशों के प्रतिनिधि बर्लिन में आए। लेकिन बर्लिन कांग्रेस में बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के हितों का ध्यान रखेगा और रूस के हितों की थोड़ी उपेक्षा करेगा। अब बर्लिन कांग्रेस में फायदा ऑस्ट्रिया को होगा, रूस की
जब उपेक्षा होगी तो रूस जर्मनी से नाराज हो गया, बिस्मार्क से नाराज हो गया। और मैंने आपको कहा था कि 3 सम्राटों का संघ 5 साल के लिए बना था, 5 साल बाद संधि को रेन्यू करना था। अब वो समय आ गया था, रूस नाराज हो गया। रूस नाराज हो गया तो वह संघ से अलग हो गया। अब जब रूस संघ से अलग हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से बिस्मार्क की विदेश नीति की धुरी है रूस, उसको वो छोड़ना नहीं चाहेगा। अतः बिस्मार्क के सामने संकट पैदा हो जाएगा कि ही रूस नाराज होकर किससे हाथ मिलाएगा, फ्रांस से। ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः जर्मनी के एकीकरण को बचाने के लिए फिर बिस्मार्क जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर एक गुट का निर्माण करते हैं जिसको द्विगुट संधि कहते हैं। द्विगुट संधि। इस संधि के द्वारा दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण होने की संधि में एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। जल्दी ही बिस्मार्क ने देखा कि यदि इस गुट को और मजबूत किया जाए तो कुल मिलाकर बिस्मार्क एक ऐसा ताना बाना यूरोप में बुन रहा है जिसमें सारा यूरोप उलझेगा। अब आगे चलकर इस द्विगुट में ही इटली को भी शामिल कर लिया और इस तरह से यह बन गया त्रिगुट। त्रिगुट संधि हो गई, 3 देश शामिल हो गए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। तो आप देखिए फ्रांस इधर है और इस तरह से एक दीवार खड़ी कर दी गई है यहां पर, फ्रांस इधर और ये दीवार, 3 देश एक तरफ हो गए। सारे यूरोप में भय का वातावरण है और ये समझौता भी गुप्त है, संधि की धाराएं गुप्त हैं। तीनों देशों ने एक दूसरे की ऊपर आक्रमण की स्थिति में सहायता करने का वचन दिया है और गुप्त समझौता होने की वजह से सारा यूरोपीय देश, बाकी के यूरोपीय देश ये सोच रहे हैं कि ये समझौता हमारे खिलाफ है, तो वो छटपटा रहे हैं। लेकिन बिस्मार्क की कूटनीति के आगे किसी की पार नहीं पड़ रही है। इसी बीच बिस्मार्क ने रूस को फिर बना लिया तो 3 सम्राटों का संघ पुनर्जीवित हो जाता है। इधर आप देखिए ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रूस, ये 3 सम्राटों का संघ, इधर द्विगुट और इधर ये त्रिगुट। अब आप बताइए जर्मनी के साथ ये 3 राष्ट्र मजबूती के साथ इस गुप्त समझौते के द्वारा खड़े हैं, संधि के द्वारा खड़े हैं। जर्मनी के एकीकरण को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फ्रांस को मित्रहीन रखना, अब फ्रांस का कोई मित्र नहीं बनेगा और युद्ध की संभावना को इस समझौते के द्वारा टाल दिया है एक तरह से। तो जो कठिन लक्ष्य था बिस्मार्क की विदेश नीति का, उसे बिस्मार्क ने पूरा करके दिखाया है। अब ऐसा ताना बाना बुन दिया है कि इंग्लैंड भी छटपटा रहा है, ब्रिटेन भी, फ्रांस भी छटपटा रहा है, बाकी छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं वो भी छटपटा रहे हैं कि ये समझौता हमारे खिलाफ तो नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, जब भय का वातावरण होता है तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी सुरक्षा में लग जाते हैं। सुरक्षा के लिए हथियारों की होड़ बढ़ती है और जब ऐसा वातावरण हो तो स्वाभाविक रूप से छोटे राष्ट्र अपनी सुरक्षा में लग चुके हैं। फ्रांस भी अपनी सुरक्षा की तैयारियों में लग चुका है, लेकिन डर उसे अभी भी लग रहा है। शेष इससे अगले वीडियो में।